2021 का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके ज़रिए हम समझेंगे कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज़, मैंने कहा था कि क्वेश्चन को हमें सब पार्ट्स में तोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो सब पार्ट्स दिख रहे हैं, एक इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और एक क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताओ एक एक पहलू के। तो यहाँ पे हम एक मेजर पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, एक मेजर नेगेटिव डिस्कस करेंगे और दो तीन माइनर नेगेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। अब ये नेगेटिव्स हम इतने ज़्यादा क्यों डिस्कस कर रहे हैं और पॉजिटिव सिर्फ एक ही मेजर वाला कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन का कॉनोटेशन समझिए। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ अ डिबेटेबल इशू। इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव सेंस में पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा शो करेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की तरह ना देखते हुए एक प्रॉब्लम की तरह देखो जो सरकार ने आपको दी है। सरकार आपसे कहना चाह रही है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो आपके डिसीजन मेकिंग पे, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन मेकिंग पे ज़रूर पड़ने वाला है। उसके कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसका आप क्या सोल्यूशन दोगे? तो आपको सोल्यूशन देना है, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। और सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा, कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ब्लाइंडली ना फॉलो करते हुए उसमें हम बीच में अपना विवेक, अपना विजडम, अपने एथिकल वैल्यूज़ डाल दें। तो इससे ये एक हद तक बहुत ही रैशनल डिसीजन बन जाएगा। तो यही एक सॉल्यूशन होगा। बस इतनी सिंपल सी चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अब जो मैंने ये चीज़ एक लाइन में बताई है, इसे हमें दो चार लाइन्स में लिखनी है, दो चार पॉइंट्स में लिखनी है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हर एक पॉइंट के लिए। तो ये आपका बन गया पूरा के पूरा आंसर। उसी चीज़ को हमें समराइज़ कर देना है एक डायग्राम में और फिर एक कंक्लूजन लिख देना है। तो ये आपका बन गया पूरा एक अच्छा सा आंसर। इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम क्वेश्चन के कीवर्ड को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे कीवर्ड था रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन मतलब क्या? लॉजिकल डिसीजन। एक लॉजिकल डिसीजन में आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे? एक रैशनल डिसीजन सर्कमस्टेंसेस को देखेगा, वो हर एक साइड को सुनेगा, उसमें सिर्फ डिजिटल इन्फॉर्मेशन ना होते हुए एक ह्यूमन टच भी होगा। ये आपका एक एथिकल कीवर्ड भी बन गया। और अगली चीज़, इसी चीज़ को, ह्यूमन टच को आप एक एग्जांपल के साथ बता दोगे कि क्या है, जो कि है इंडियन कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी। इसको मैं बहुत ही डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये पॉलिटी का डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा आपको बता दूं कि एक प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मतलब रिजर्वेशन, इसका एग्जांपल आप मान सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक और एथिकल कीवर्ड यूज़ कर दिया इंट्रोडक्शन में, और उसी के साथ हमने जो कहा था कि इंटरकनेक्शन ऑफ सिलेबस, तो हमने पॉलिटी के सिलेबस को यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपका इंट्रोडक्शन में ही आपके दो कीवर्ड्स आ गए, एक इंटरकनेक्शन ऑफ सिलेबस आ गया। तो बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब बॉडी डिस्कस कर लेते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। हेल्थ सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का आना मतलब रिमोट एरियाज़ में इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। तो इस वजह से ये बहुत हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हेल्थ सेक्टर में, रिमोट एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल टेली मेडिसिन या फिर ई संजीवनी स्कीम। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके करंट अफेयर्स के और बाकी के सिलेबस के टॉपिक्स हैं। जो एथिक्स के सिलेबस के टॉपिक्स होंगे उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका एक मेजर नेगेटिव। ये हेल्थ सेक्टर में हमने देखा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट बहुत हद तक जहाँ पे एक्ट ऑफ डबल इफ़ेक्ट्स राइज होते हैं, क्या वहाँ पे भी इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना ही पॉजिटिव रहता है? आइए समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। सबसे पहले एक्ट ऑफ डबल इफ़ेक्ट्स क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो और एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए कि किसी लेडी की लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिस वजह से या तो सिर्फ माँ बच सकती है या फीटस बच सकता है। तो यहाँ पे माँ का बचना मतलब एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट और फीटस का मरना मतलब एक नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट को हम हटा लें, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट बच जा रहा है तो ये डिसीजन आपका एक एथिकल कहलाया जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट को हटा दें और फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हट जाए तो मतलब ये कि ये एक अनएथिकल डिसीजन आपका कहलाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चे की जान जाने देते हैं बट उस वजह से माँ की जान बच रही है तो ये एक एथिकल डिसीजन कहलाया जाएगा।
तो अब आप खुद सोचिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या एआई या कोई रोबोट क्या ये डिसीजन ले पाएगा कि उसे मैं एथिकल वे में देखूं या नहीं देखूं? नहीं, ये नहीं ले पाएगा। बाय द वे आपका एक सिलेबस का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में इसको डिस्कस किया। अब बाकी के पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट क्या उसके पास ह्यूमन टच है? नहीं। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। रोबोट मूवी आप सबने देखी होगी। उसमें एक सीन है जहाँ पे रोबोट एक लड़की को आँख से बचा लेता है, बट वो उसको लोगों के सामने बिना कपड़ों के ही ले आता है। तो अगर उसके पास ह्यूमन टच होता तो वो उस लड़की को ब्लैंकेट में ढक के सामने लाता। तो यहाँ से साबित होता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट ह्यूमन टच नहीं है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई है डिजिटल टेक्नोलॉजी की। अगली चीज़, ये आपका अगेन सिलेबस का पॉइंट है। एथिकल स्क्रूटिनी के प्री रिक्विजिट्स डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स में ये गिनाया जाएगा। क्या होते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर एथिकल स्क्रूटिनी? क्या किसी बंदे के पास एक डिसीजन लेने के लिए फ्री विल है? क्या उसके पास नॉलेज है? क्या वो वॉलंटरली अपना एक डिसीजन ले रहा है? अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर हम उस डिसीजन को एथिकली स्क्रूटिनाइज कर सकेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो हम उसको एथिकली स्क्रूटिनाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि एक टेक्नोलॉजी के पास क्या ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं? नहीं। इसमें से सिर्फ नॉलेज अवेलेबल है, उसके पास फ्री विल नहीं है और ना ही उसके पास वॉलंटरीनेस है। तो इसके लिए ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, हम बहुत ज़्यादा डिजिटली एडवांस तो हो चुके हैं, बट आपने देखा होगा कि कई बार कुछ टेक्नोलॉजीज़ एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन को जन्म दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़। तो इसीलिए इसको भी हम एक नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर करेंगे। ऑल्दो हमने थोड़ा सा पॉजिटिव भी इसका लिखा कि डिजिटली हम एडवांस तो हो चुके हैं, बट कई बार ये कुछ डेंजरस सिचुएशन में भी लीड कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम डायग्राम की। आप देख सकते हो यहाँ पे कि डायग्राम को मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। बस जो भी हमने बोला है या फिर जो मैंने एक सॉल्यूशन बताया था उसी को हमने एक स्कीमेटिक वे में यहाँ पे बता दिया है। दैट्स इट। अगर कोई ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इम्पैक्ट हम पे हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, और हम बिना किसी फ़िल्टर के अगर उसको सीधा अपने तक आने दे रहे हैं, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई बार ये रॉन्ग डिसीजंस में रिज़ल्ट करे। बट अगर उसमें हम अपनी एथिक्स की फ़िल्टर लगा दें, जो कि हमारा विवेक होता है, हमारा विज़डम होता है, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, ये सारी चीज़ें अगर हम लगा लें और ब्लाइंडली उस टेक्नोलॉजी को फॉलो ना करें और फिर हम अपना एक डिसीजन लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा राइट होने के चांसेस इसमें बढ़ा देता है। तो आपने देखा सरकार ने हमें एक प्रॉब्लम दी थी, उसका हमने एक सॉल्यूशन दिया, लेकिन इस सॉल्यूशन तक हम डायरेक्ट आने से पहले हम सरकार को बताना चाह रहे थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और उन नेगेटिव्स को हम दूर कैसे करेंगे इस चीज़ से, और ये हमने एक डायग्राम में बता दिया। नाउ लेट्स कंक्लूड द आंसर विद दिस कोट। Each rational decision has to refer modern day technology, and each digital technology has to be filtered through ethics of an individual. उम्मीद है आपको ये कोड तो समझ में आ गया होगा। अब इसके यूजेस बता देता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ कर सकते हो। इसको पॉलिटी में यूज़ कर सकते हो, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो, इसको इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में तो हमने यूज़ किया ही है, इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। पॉलिटी में कहाँ यूज़ करोगे आप इसको? जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस जो चल रहा है वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक सेंसिटिव केस है तो वहाँ पे हम एम्पैथी फॉर द विक्टिम वाली जो एथिक्स है वो बीच में लाएंगे और कुछ केसेस की स्ट्रीमिंग रोक देंगे। तो देखा आपने हमने किस तरह से इस आंसर को कंक्लूड भी कर दिया है, जो ओरिजिनली मैंने सॉल्यूशन बताया था उसी को एक अच्छे वे में लिखते हुए। तो इस आंसर के ज़रिए हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली। एथिक्स के कुछ हमने कीवर्ड्स देखे, एथिक्स के सिलेबस के कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, कैसे एक आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा जाता है वो हमने देखा, किस तरह से एक आंसर को इंटरकनेक्ट किया जाता है सिलेबस के दूसरे पॉइंट से वो हमने देखा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और आगे बहुत सारे PYQs के ज़रिए हम पूरा का पूरा सिलेबस इसी वे में कवर करेंगे। हाँ, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस डिटेल में नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि उसमें मतलब समझाने जैसा कुछ ज़्यादा नहीं था, बट जहाँ जहाँ पे थियरी वाले पॉइंट्स थे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो ये सारी चीज़ें कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।